हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, तो अभी पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल साहब ने रदरफोर्ड मॉडल की धज्जियाँ उड़ा दी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव थ्योरी, यस नो। तो कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा तो एनर्जी निकालेगा तो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। कितने समय में? 10⁻⁸ सेकेंड में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 क्विक। कहते तब मत घुमाओ, कि नहीं घुमाओगे तो प्रोटॉन उसको अंदर खींच लेगा और वो फिर मिनिएचर फॉर्म ऑफ थॉमसन्स मॉडल बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हमने बच्चों, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, है ना। नाउ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके विषय में मैक्सवेल साहब ने बहुत कुछ कहा, हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है ना बच्चों, मैक्सवेल्स की थ्योरी पढ़ी हमने। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पहचान किससे होती है ये बात आपको नहीं भूलना है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आप लोग बहुत गौर से सुनना, वो ये कि जो ये किसी की पहचान है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है तो लोगों के मन में उसकी क्या पहचान होगी कि पढ़ने में वो मीडियोकर है, वो मेहनत करेगा और क्लास में टॉप कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, या टॉपर बच्चों में आ गया तो अब लोगों के मन में आ गया तो बहुत तेज़ है वो, उसकी पहचान क्या हुई? बदल गई। लेकिन उसकी पहचान दोनों समय थी। पहले उसकी पहचान एक मीडियोकर बच्चे की थी, अभी उसकी पहचान एक टॉपर बच्चे की है। तो पहचान हमेशा थी। इसी तरह से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ अगर कुछ है तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो उसकी पहचान होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों, बहुत गौर सुनना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 400 नैनोमीटर की कोई अगर वेवलेंथ है तो ये ऑलवेज 400 की ही रहेगी। नहीं, ये टूट सकती है। टूट के कम, मतलब एनर्जी की 2 वेवलेंथ बन सकते हैं, यस नो। कम एनर्जी की 2 वेवलेंथ बन सकते हैं, वो भी मैं आपसे तुरंत डिस्कस कर देता हूँ। तो लेकिन जो भी इसका वेवलेंथ होगा, मान लो ये टूट के 2 वेवलेंथ बन गया और एक वेवलेंथ हुआ बच्चों λ1 और दूसरा हो गया λ2, तो इसमें क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। हमके जितनी एनर्जी यहाँ पे थी, मान लो इसकी एनर्जी है E और इसकी एनर्जी कितनी बच्चों? E1 और इसकी एनर्जी E2। इसकी एनर्जी मतलब hc/λ 400 नैनोमीटर, दिस इज इक्वल टू इसकी एनर्जी hc/λ1 प्लस इसकी एनर्जी hc/λ2। यस नो बच्चों, तो इनके एनर्जी तो यहाँ से λ1 λ2 निकल जाएगा। तो अब भी ये 400 नैनोमीटर इसकी पहचान है। जब ये टूट जाएगा तो 2 अलग अलग वेवलेंथ्स बन जाएंगे और इसकी पहचान हो जाएगी λ1 और इसकी पहचान हो जाएगी λ2। मेरी बात समझ गए आप? तो कई बार ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं या गलतियां हो जाती हैं हमसे। हमको लगता है वो उसकी पहचान है, मतलब वो हमेशा उतना ही रहेगा। नहीं, वो उतना रहेगा, उस वेवलेंथ को हम उतना समझेंगे। वो टूट के कुछ और बनेगा तो उसकी पहचान बदल जाएगी। जैसे कोई मीडियोकर बच्चा मेहनत करके टॉपर बच्चा हो सकता है, कोई फेलियर बच्चा हो, आज तक हमेशा फेल हुआ हो, वो आगे चल के अपना रिकॉर्ड अच्छा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन उसकी रहेगी ज़रूर, अभी कुछ और तब कुछ। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक सवाल है आपको बनाना है बच्चों, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। चेक योर मेमोरी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, राइट। तो इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, इनका वेवलेंथ सेम होगा, लेकिन प्लेन अलग अलग होगा, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर इज बी। एक छोटी सी बात और बच्चों में कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, एक और मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिख के बताता हूँ कि आप ट्राई करो। चलो बनाओ सवाल। एक वेवलेंथ है बच्चों,
एक वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर का, वो टूट करके 2 वेवलेंथ बन जाता है। अगर एक वेवलेंथ 600 नैनोमीटर का है तो दूसरा वाला वेवलेंथ की लंबाई क्या होगी? इसको सॉल्व करिए आप लोग। समय है आपके पास कुल 90 सेकेंड्स का। थोड़ा कैलकुलेशन करना, वैसे है बड़ा आसान। ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैंने देखा, तो ये एक स्ट्राइक किया। इट्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर का, वो स्प्लिट करके 2 वेवलेंथ बना 600 एंड लेमडा। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। जस्ट डू इन। इसमें मैं क्या करना है ये बात सबको मालूम चल चुकी है। मैंने देखा आप लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किए हो, बहुत अच्छे। लेट्स सी बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। ये बात आपको मालूम चल गई होगी। क्या करेंगे बच्चों? वी जस्ट यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, जितनी एनर्जी इसके पास है वही एनर्जी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ वेवलेंथ नहीं होता। कोई पूछे कंजर्वेशन ऑफ वेवलेंथ अप्लीकेबल है क्या, बोलोगे नो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यस। हम क्या बोलेंगे बच्चों? HC बाई लेमडा। यूनिट सब में सेम है तो यूनिट अपने आप कट जाएगा। HC बाई 600 प्लस HC बाई लेमडा। HC अपने आप कट जाएगा बच्चों, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/400। तो यहाँ से 1/लेमडा निकालेंगे। 1/लेमडा इज इक्वल टू 1/400 माइनस 1/600। तो कितना आता है बच्चों? ये 1200 कर लो तो ऊपर आएगा 3, ये माइनस 2/1200। इट इज़ 1/1200। यस नो? सो लेमडा इज इक्वल टू 1200 नैनोमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग जरूर ट्राई कर लोगे। फॉर्मूला ऐसे भी लोग याद कर लेते हैं कि 1/लेमडा इज इक्वल टू 1/लेमडा1 प्लस 1/लेमडा2। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सबको HC से गुणा करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन जाएगा। यस, चलिए नाउ बच्चों, अब मैक्सवेल थ्योरी, जो वेव थ्योरी, मैक्सवेल साहब ने कौन सी थ्योरी दिया बच्चों? मैक्सवेल साहब ने वेव थ्योरी दिया। मैक्सवेल वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। मैंने हमेशा आपसे कहा कि जो भी गलतियां हुई पीछे, जो भी बातें प्रूव नहीं हो पाई, गलती तो बोलना बहुत उचित नहीं होगा, वो चीज़ें आगे चल के इम्प्रूव करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी था वो प्रूव नहीं कर पाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार चीज़ है जिसमें 50 साल से ज़्यादा लग गया। कई वैज्ञानिकों ने, फिजिक्स के महान विद्वानों ने, जिनमें से कईयों को नोबेल पुरस्कार मिला, इस पे काम किया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं पाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसके ऊपर आइंस्टीन साहब को 1921 में 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। इट्स अ ग्रेट वन। सो मैक्सवेल साहब का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वेव थ्योरी था, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं पाया। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं पाया। वो ये नहीं समझा पाया कि जो सॉलिड होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी, उनके हीट होल्ड करने की कैपेसिटी, ये टर्म आप आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, उनकी हीट होल्ड करने की कैपेसिटी जो है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्यों हो रहा है, इस बात को समझा नहीं पाया। हीट होल्ड करने की कैपेसिटी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, है ना। तो बच्चों, और एक लाइन स्पेक्ट्रा है जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा जो स्पेशली हाइड्रोजन के लिए लोगों ने किया एक्सपेरिमेंट, को भी समझा नहीं पाया। तो ये चारों बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो बच्चों, ये चारों आपको फिजिक्स से ही पढ़ने को मिलता है। मैं पहले भी कहूँ कि चैप्टर बहुत ही महान है, तो हम लोग तो इसको कोर्स को ध्यान में रखते हुए कंसाइज कर देते हैं। तो मैक्सवेल साहब के जो वेव थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो 4 बातों को नहीं समझा पाई। ठीक है, पहली बात ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरी बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरी बात हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में, और चौथी बात जो लाइन स्पेक्ट्रम मिला था एटम्स का, स्पेशली हाइड्रोजन का, तो वो क्यों ऐसा मिला, इस बात को समझा नहीं पाया। अब इन्हीं बातों को समझाते समझाते एक नया एटम का मॉडल हमको मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसकी चर्चा हम करेंगे इनके बाद। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाम से लग रहा है कोई ब्लैक बॉडी होगा ना, इसकी तरह ये ब्लैक जैसे दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक बॉडी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जेंटलमैन कौन है, तो एक फोटो बना होता है, सूट वूट पहन के एक आदमी जो है खड़ा होता है, जेंटलमैन है,
क्या है भैया, हमारे पिताजी एक किसान हैं और वो पगड़ी लगाते हैं और धोती कुर्ता पहनते हो, जेंटलमैन नहीं है। तो जो चीज़ हम बचपन से सुनते आए हैं उसके प्रति हमारी इमेज बन जाती है। तो जेंटलमैन हमारे पिताजी भी हैं, तो जेंटलमैन तो बल्कि फ़ोटो उनका होना चाहिए, जेंटलमैन वो इसके अंदर सद्गुण है बाय द वे। तो वैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक से है, उससे कलर से नहीं। अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है बच्चों, तो उसके लिए आप पहले इसको देखिए। तो आपको मैंने अभी ये बताया कि ब्लैक बॉडी किसको बोलेंगे, जो काले रंग का हो उसको ब्लैक बॉडी बोलेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उसको फॉलो करेगा उसको अपने ब्लैक बॉडी बोलेंगे। क्या अजीब बात है ना। लेट्स सी, हम बताते हैं अब क्या होने वाला है। ये मैंने आपके लिए एक GIF लेके आया बच्चों, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई देखो ये इस पर कुछ किरणें पड़ी इसके ऊपर, राइट, प्रकाश की किरणें पड़ी हैं, लाइट, और लाइट पड़ा है तो देखो क्या क्या इसमें हो रहा है। देखो ये इससे लाइट गया, ये लाइट है ना, लाइट इस पे गया, ये पौधा प्लांट का लीफ है बच्चों ना, तो उसमें से कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे वापस आ गई, कुछ किरणों को ये, कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को ये अपने से ट्रांसमिट कर दिया। बात मेरी समझ आई क्या? यहाँ तीन चीज़ें हो रही, मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर, कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर लाइट को डाला जाए, प्रकाश को डाला जाए, प्रकाश को इसके ऊपर डाला जाए, तो यहाँ कह रहे हैं हम तीन काम होता है। पहला काम, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ इससे बाहर निकल जाएगा। देखो ये दो एब्जॉर्ब हो गया, एक बाहर निकल गया और रिफ्लेक्ट हो गया। ये रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्शन, और ये दो क्या हुआ बच्चों, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब हो गया, उसको सोख लिया, और ये क्या हुआ बच्चों, ये ट्रांसमिट हो गया, उससे बाहर निकल गया, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो गया। ओके, तो ये जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। किसी के ऊपर कोई पत्थर है और उस पर आप रोशनी डालो, सूरज की रोशनी डालो, धीरे धीरे पत्थर गर्म हो जाएगा, लोहा गर्म हो जाएगा, कोई भी चीज़ गर्म हो जाएगा। तो क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से वो बॉडी हॉट हो जाती है, उसकी वजह से बॉडी क्या होती है बच्चों, हॉट हो जाती है ना। रिफ्लेक्शन की वजह से ये बात आपने शायद सुनी भी होगी। कई लोग अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे तौर तरीके यूज करते हैं। वो गोरा, खासकर गोरे दिखने के लिए कई लोग फेयर इन लवली लगाते हैं। पता नहीं ब्लैक दिखने के लिए भी कोई ब्लैक इन लवली लगाता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। तो ये हम अलग दिखने के लिए बहुत, मैं तो बड़ा लोग दंग रह जाता हूँ, लोग पता नहीं कितना प्रयास करते हैं। मतलब उनको ईश्वर ने जैसा बनाया है वो वैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब वो खुद को ही प्यार नहीं करते, खुद को दूसरे की तरह बनाना चाहते हैं बाय द वे। अब कई लोग तो इतना दर्दनाक हैं कि अपने माता पिता को भी वो कहते हैं कि नहीं, मेरे माता पिता उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, उसकी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं। मेरी वजह से यार, आपके माता पिता दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है बाय द वे। तो कोई कैसा दिखता है बच्चों, ये उसके बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मैंने कहा ना, जो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और उस रेडिएशन में मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, एक छोटा सा दायरा होता है, आपको याद है, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, इसको बोलते हैं विजिबल लाइंस, जिसको हम देख सकते हैं। तो जो किसी बॉडी पे लाइट पड़ी, उसमें से वो पार्ट, वो वेवलेंथ जो रिफ्लेक्ट हुई, वो बॉडी उसी रंग की दिखाई पड़ती है। या अगर बहुत सारी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो जो ज़्यादा होगा उसमें, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका कलर दिखाई पड़ेगा। मान लो बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई और उसमें पीला वाला या ये हरा है, तो हरा वाला देखो, अब देखो सी, अब आप देख सकते हो बच्चों, इसमें बहुत सारी कलर्स गए हैं, हरा वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कैसा दिख रहा है, हरा दिख रहा है। यस, अगर इसमें पीला वाला रिफ्लेक्ट होता है तो पीला दिखाई पड़ता है। अगर ये मतलब सातों रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सातों समझते हो ना, विबग्योर, तो ये वाइट दिखाई पड़ता। अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता तो ब्लैक दिखाई पड़ता, इन बिटवीन को जाता वो दिखाई पड़ता। बात मेरी समझ गए? तो जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से वो कलर शो करता है। तो किसी कलर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी से कौन सा प्रकार। अच्छा, ये बात आप लोग ज़रूर समझ लो
कि हर बॉडी वो जिस भी टेम्परेचर पे है तो वो कोई ना कोई रेडिएशन, जैसे मैं अभी हूँ तो वातावरण में जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से मुझे एनर्जी मिल रही है, लाइट मिल रही है, और मेरी बॉडी कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और कुछ को फेंक दे रही है बाहर। अगर मैं मान लो मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितना ले रहा हूँ उतना ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा हूँ, जितना ले रहा हूँ उतना रिफ्लेक्ट कर दे रहा हूँ। मेरा टेम्परेचर क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अगर मैं ज़्यादा लूँगा, कम रिफ्लेक्ट करूँगा, मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर मैं कम लूँगा, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करूँगा, मेरा टेम्परेचर घटने लगेगा। ये बात तो क्लियर है। तो बच्चों हर बॉडी वो किसी भी टेम्परेचर पर हो, सभी बच्चे ध्यान से इस बात को सुनेंगे, हर बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती रहती हैं। क्लियर? हर बॉडी, जैसे ये है ना, ये इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, मेरी उंगली से निकल रही है, सबसे निकलती रहती हैं। ओके, अब वो रेडिएशन हमें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं ये डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ की हैं, है ना। अगर उनका वेवलेंथ आपने पढ़ा है ना बच्चों, चलिए फिर से डिस्कस करता हूँ। तो कुछ चीज़ें हम लोग नोट कर लेना है कि पहली बात, ऑल बॉडीज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सारी बॉडीज निकलती हैं लेकिन सब सेम वेवलेंथ नहीं निकालती हैं। एक बात और समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पहचान उसकी वेवलेंथ से होता है या उसकी फ्रिक्वेंसी से होता है। और आपको पता है बच्चों कि एक छोटा सा रेंज है, इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइन। इसके पहले जो होती हैं, मतलब अगर इधर अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर, इधर फ्रिक्वेंसी क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। तो वायलेट के पहले वालों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्ट्रा वायलेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट। उसके पहले गामा, उसके पहले है ना कॉस्मिक, याद है आपको सब। और इधर जो है बच्चों रेड के बाद वाले को इंफ्रारेड, फिर रेडियो, माइक्रो रेडियो सब शुरू हो जाता है। पढ़े थे लास्ट क्लास हम लोग। तो बच्चों ये छोटा सा दायरा है जो हमको सिर्फ दिखाई पड़ता है। तो किसी बॉडी से अगर कोई वेवलेंथ निकल रहा है और वो वेवलेंथ इस रेंज में लाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर है, तो अगेन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर बहुत हॉट बॉडी है, बहुत गर्म बॉडी है, बहुत गर्म, तो इससे ये वाली वेवलेंथ निकलेगी तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर उससे वेवलेंथ इधर वाला निकलेगा तो अगेन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में आ गया। हम सिर्फ यही वाला देख पाएंगे। तो बहुत लो टेम्परेचर कोई बॉडी होता है तो उससे भी रेडिएशंस निकलते हैं, बट वो रेडिएशन हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। और अगर कई वेवलेंथ निकलते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, मान लो रेड ज़्यादा है तो रेड दिखाई पड़ेगा, रेड, येलो, ब्लू सब आ गया तो सब मिलकर दिखाई पड़ेंगे, उनका हाइब्रिड दिखाई पड़ेगा। यस, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि हर बॉडी वो किसी भी टेम्परेचर पे है, वेवलेंथ वो एमिट करता है। और सारी बॉडी सेम वेवलेंथ, एक ही टेम्परेचर पर सारी बॉडी सेम वेवलेंथ एमिट नहीं करते हैं। वो उस बॉडी की मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किस तरह के वेवलेंथ को एमिट करेगा। और वेवलेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक है, उसी से उसकी पहचान होती है। मतलब वेवलेंथ जैसा होगा वो उसकी एनर्जी को बताएगा, है ना। जैसे हम तारों को देखते हैं बच्चों, जो तारे देखो, तो मैं इन सब बातों को समझाने के बाद फिर मैं ये बताऊंगा, आपको कुछ और डिस्कस करूंगा। मान लो हम पढ़े विबग्योर, तो बच्चों हम जानते हैं कि इसका वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम है, और इसका वेवलेंथ कम है ना। तो जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। बहुत ध्यान समझना, इधर एनर्जी बढ़ रहा है, इधर जाने पर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ अब देखो, अगर कोई तारा जो है आपको रेड दिखाई पड़ रहा है तो उस तारे का टेम्परेचर कम है। वो जो तारा स्टार है अगर लाल दिखाई पड़ रहा है तो वो बहुत हॉट स्टार नहीं है, हॉट तो होगा ही, बहुत हॉट नहीं है। अगर दूसरा कोई स्टार आपको ब्लू दिखाई पड़ रहा है तो उस स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो कोई कैसा दिख रहा है इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो किस तरह की वेवलेंथ को निकाल रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं यार, समय कम है और कोर्स में इतनी सारी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब खत्म होने वाली चीज़ नहीं है,
इन सब के ऊपर डिपार्टमेंट बना हुआ है, हम तीनों ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन हमको इस तरह से उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाना है कि आप एज ए स्टूडेंट आपके मन में एक विचारधारा डेवलप हो। लेट्स सी बच्चों, तो मैंने कहा कोई लाइट गई, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई या अब्जॉर्ब हुई या ट्रांसमिट हुई। जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसकी वजह से उसका कलर दिखाई पड़ता है, ये बात तो हम लोग समझ गए हैं। ये ग्रीन इसलिए दिखाई पड़ा है, ग्रीन इससे रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी बात, जो अब्जॉर्ब हो रही है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो उसको उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही ट्रांसमिट कर दे रहा है। क्लियर? ठीक है। तो बच्चों अब हुआ क्या, 1850 के आसपास, तुम में से कोई पैदा तो नहीं हुआ था उस समय ना, 1850 के आसपास, जब मतलब दुनिया में सोचो, हमारे देश की बात सोचो, उसमें हमारे देश में 1850 में मतलब अंग्रेज थे और रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई चल रही थी, ये सब चल रहा था, मंगल पांडे वगैरह। मतलब हमारे देश में साइंस के काम बहुत कम चल रहे थे उन दिनों, पढ़ाई लिखाई की बातें कम चल रही थी, आंदोलन चल रहा था। उस समय यूरोप के वैज्ञानिक पर इस बात को लेकर अध्ययन कर रहे थे कि गर्म जो चीज़ें होती हैं उनसे कौन कौन सी रेडिएशन निकलती हैं, वो रेडिएशन जो होती हैं कैसी होती हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है, राइट। तो बाद में मैक्सवेल साहब ने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उन्होंने थ्योरी दे दिया और कहा उनमें वेव कैरेक्टरिस्टिक है। तो लोगों ने जब गरमा के देखा, तो अगर आप थोड़ा रियलाइज़ करो बच्चों कि अगर किसी लोहे गरमाया जाए तो शुरू में वो हल्का लाल रंग का होता है, फिर धीरे धीरे गाढ़ा लाल हो जाता है ना। शुरू में वो अगर किसी को गर्म किया जाए बॉडी को, ऑन हीटिंग, ऑन किसी बॉडी को हम गर्म कर रहे हैं ऑन हीटिंग, तो क्या होता है उसको ऑब्जर्व करना है आपको। शुरू में क्या होता है, डल रेड रहेगा, डल रेड, डल रेड, फिर धीरे धीरे वो ब्राइट रेड हो जाएगा, उसकी रेडनेस बढ़ेगी। रेडनेस बढ़ेगी मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है ना, आप इसको ध्यान देते रहना, वेब ग्योर। और फिर रेड से वो ऑरेंज कलर का होने लग जाएगा, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर से फिर वो येलो कलर का होने लग जाएगा, पीले रंग का, भी आपको याद कराता हूँ। और येलो कलर से देखो फिर वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर, और फाइनली वो वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसको बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले कैसा होगा बच्चों, हल्का लाल रंग का, हल्का लाल, फिर थोड़ा गाढ़ा लाल हो जाएगा, फिर ऑरेंज कलर का, राइट, ऑरेंज कलर, लिटिल बिट ऑरेंज कलर का होना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर वो येलो कलर का हो जाएगा गर्म करने पर, फिर वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू तो मैंने लिखा ही है इसको, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और फाइनली ये वाइट कलर का हो जाएगा बच्चों। ये कलर चेंज होता है। चलिए मैं आपको फिर से याद करवाता हूँ। जैसे किसी लोहे को गर्म करते सोचो आप, भट्टी उट्टी में कभी एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, मैंने तो आईआईटी में एक्सपेरिमेंट किया है तो मुझे याद है, हम लोगों ने आयरन के रॉड को गर्म किया था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए, मुझे याद आ रहा है। तो गर्माते हैं ना, तो शुरू में आयरन कैसे दिखता है आपको, ब्लैक दिखता है, आयरन ऐसे ब्लैक ब्राउनिश रस्टी कलर है ना, रस्टी कलर थोड़ा ना, क्यों, उसमें से कोई वेवलेंथ, कोई कलर उसमें से निकल ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। अब देखो अगर किसी को बंद कमरे में रख दो तो दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से क्या कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, क्या उसकी बॉडी से कुछ इमिट नहीं हो रहा है, क्या इमिट तो हो रहा है, बट वो इंफ्रारेड रीजन में हो रहा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम प्रकाश डालते हैं दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, क्यों, अब वो विजुअल लाइट रेंज में आ जाता है। बाय द वे बच्चों, तो शुरू में आयरन कैसा होता है, रस्टी कलर का, गंदा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर, इसे गर्म करते हैं हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाता है किसी टेम्परेचर पे, गर्म करते 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 वो लाल हो जाता है, उसके ध्यान अपने दिमाग में सोचो, फिर और गर्म करते करते फिर लाल और पीले मिला के ऑरेंज कलर का हो जाता है, फिर पूरी तरह से पीला हो जाता है, तमा जाता है लोहा, एकदम पीला हो जाता है। और उसके ऊपर आपने गर्म देखा नहीं होगा, वो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो वो ये पीले रंग का हो जाता है, और उसके ऊपर गर्म करोगे तो वाइट कलर का हो जाता है वो, जो जहाँ तक उसके बीच में ब्लू भी आता है। वो ब्लू जानते हो, बहुत गर्म, बहुत तगड़ा गर्म होता है। आपके पास घरों में फ्लेम निकलता है, देखो तो फ्लेम ब्लूइश फ्लेम निकल जाती है, तो ब्लू फ्लेम मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है,
यस। तो बच्चों ये अब लोगों ने कहा कि ये क्या है भाई, ये गर्म करने पर अलग बिहेवियर क्यों मिल रहा है। इस बात को मैक्सवेल साहब की थ्योरी से समझा नहीं पा रहे थे कि क्यों मिल रहा है भाई, ये क्या चीज़ है, ये गर्म करने पर कभी ऐसा कभी वैसा कभी वैसा, ये अलग रेंज में क्यों आ रहा है। इसी को लोग 1850 से अध्ययन कर रहे थे। तो फिर क्या किया लोगों ने, इसे ग्राफ ड्रॉ किया। लोगों ने इसका जो है ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों। ये जो मिल रहा था अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग टेम्परेचर पर, तो जो इन्होंने क्या किया कि इधर ड्रॉ किया वेवलेंथ को और इधर ड्रॉ किया इंटेंसिटी को, ऐसे ड्रॉ किया। अब इंटेंसिटी क्या होता है, तो जो जितनी किसी बॉडी से वेवलेंस निकल रही थी, देखो तुम्हें बहुत गौर सुनना पड़ेगा, थोड़ा भी तुम सावधानी से डगमगाओगे ये चीज़ तुम्हारे कान के बगल से निकल जाएगी। और मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि बाद में समझने में बहुत मुश्किल होगा आपको। मैं बहुत प्यार समझा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बच्चों देखो वैज्ञानिकों ने कितना शानदार काम किया यार, मैं सोच के दंग रह जा रहा हूँ। जो बॉडी गर्म थी उससे जो वेव्स निकल रहे थे उन्होंने काउंट किया कि कुल कितने वेव निकल रहे हैं। कैसे काउंट किया पता है, उन्होंने क्यूब बनाया और इस क्यूब के अंदर जो वेव पैदा हो रहे थे उसको काउंट किया। अब ये काउंट करना, इसके अंदर जो वेव निकल रहे थे, जो ऑसिलेशन हो रहा था उसको काउंट किया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वेव्स। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये काउंट करने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने इस बात का फिर एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सी वेवलेंथ कितनी है, कौन सी वेवलेंथ कितनी है। ओके, तो मैं इस बात पे आता हूँ। मैं पहले आपको इंटेंसिटी जब भी बोलेगा तो आप यूँ समझ लेना, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई पूछे इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बोलोगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब जो बॉडी से निकल रहा था उस बॉडी के एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ मतलब एनर्जी, वेवलेंथ मतलब कलर, तो जो वेवलेंथ निकल रहा था उससे कितनी एनर्जी रखा है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्योंकि 1 सेकंड में कितना वेवलेंथ निकला, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 मिनट में, ये तो संख्या तो वही कर रहा है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब क्या किया गया बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे लेमडा। लेमडा मतलब इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी है उसको वैज्ञानिकों ने ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, पहले निकाला कितनी वेव्स निकल रही हैं टोटल, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी वेव्स निकली हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, फिर उसे ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों। और इस ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह का आया, कुछ इस तरह का आया। मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। तो आप क्या देख रहे हो, शुरू में ये वैल्यू मतलब इंटेंसिटी, मतलब ये देखो वेवलेंथ चेंज हो रहा है बच्चों, अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी दिया है। तो क्या हो रहा है कि शुरू में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो ये क्या है बच्चों, तुम समझ सकते हो इसका नंबर, इंटेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, कितनी लाइन्स निकली हैं, कितने वेवलेंथ है। वैसे भाई वेवलेंथ की एनर्जी है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ज़्यादा नंबर होगा तभी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इतनी एनर्जी है, तो कह रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी निकला, तो ज़्यादा एनर्जी कब होगा, जब उसका नंबर ज़्यादा होगा। बोलो, तो ये जितना ऊँचा है, ये जितना ऊँचा होगा, जितना ये कम ऊंचा होगा, जितना नीचे हो जाएगा उतना कम वो वेवलेंथ होगा। कौन सा, मतलब ये वेवलेंथ का मैं नाम दिया लेमडा 4, तो लेमडा 4 कम है और लेमडा 3 ज़्यादा है उससे। बात मेरी समझ आई क्या। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बच्चों एनर्जी क्या होता है, hc बाई लेमडा। ये तो एनर्जी एक वेवलेंथ की है, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की कुल कितनी एनर्जी है ये डिपेंड करता है। एक की एनर्जी तो फिक्स है, तो कुल कितने हैं वो n। बात में समझ आई क्या। ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो शुरू में क्या देखा जा रहा है कि वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बढ़ रहा है, और फिर मैक्सिमम होने के बाद ये घटने लग गया, ये घटने लग गया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने बहुत माथापच्ची किया कि ग्राफ क्यों ऐसा मिल रहा है। कौन से मैकेनिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स से। मैक्सवेल साहब कौन से मैकेनिक्स दिए बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स दिए, वो वेव थ्योरी दिए मैक्सवेल साहब ने। तो उसको लेकर के लोग प्लान कर रहे थे। न्यूटन साहब का क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब बात बस सुनो,
तुम्हें साइंटिफिक बनाने के लिए, तुम्हें इन सब चीज़ों पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, तुम्हें एग्जाम में सवाल क्लिक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लोग प्लान करते ग्राफ कैसे आया यार, अभी कैसे ड्रॉ किया, एक्सपेरिमेंट से ड्रॉ किया, आया कैसे, ये क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो लोग बड़ा माथा पच्ची किए। तो उन दिनों 2 महान वैज्ञानिक थे बच्चों, उनका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल जानते ही हो आप लोग। तो 2 महान वैज्ञानिक मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, लुडविग बोल्ट्जमैन। बच्चों ध्यान समझो, हमको ये बताना कि कुल कितनी एनर्जी है आसान है, हमको ये बताना कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी एनर्जी है ये असंभव टाइप का है। फिर वो ड्रॉ कैसे किया आपने, ये ड्रॉ किया हमने एक्सपेरिमेंट से, लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बच्चों। फिर से बोलता हूँ मैं, ये पता लगाना कि उस सरफेस से कुल कितनी वेवलेंथ निकल रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है, ये कंपैरेटिवली पॉसिबल है। ये पता लगाना कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कुल कितने नंबर्स निकले, ये ऑलमोस्ट असंभव है, ये संभव ही नहीं है। आगे हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें डिटेल में बातें और कर लूँगा आपसे। संभव नहीं है क्या, अनप्रिडिक्टेबल है, या ये कह लो अनसर्टेन है, ये अनिश्चित है। जो चीज़ अनिश्चित है उसके विषय में क्या बताऊं। तुम कहो सर आप कल क्लास लेंगे, तो हाउ कैन आई से यार, मैं कल रहूँगा तब तो लूँगा ना भाई, कल मैं न रहूँ कुछ हो जाए तो हाउ कैन आई टेक। सो डियर, ये सब अनिश्चित चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि मैं कल क्लास लेना चाहता हूँ, आई विल ट्राई, बट यू नो वैसे ही है, इसकी पूरी एनर्जी निकालना संभव है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को सर्टेनली बता पाना ये इम्पॉसिबल है। तो बच्चों ग्राफ मिला, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब ने संभावना बताया। ये दुनिया पूरी संभावना पे चलती है। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाऊँगा तो सारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन सब में बराबर इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है उस बच्चे की सिंसियरिटी के ऊपर, वो बच्चा टीचर को कितना फॉलो करता है, इन सब बातों के ऊपर। मैंने हमेशा देखा जो बच्चे टीचर को फॉलो करते हैं वो हमेशा अच्छा सीख जाते हैं। कई बार टीचर जितना बताता है उससे ज़्यादा सीख जाते हैं, वो उनका डेडिकेशन होता है। तो बाय द वे, तो अगर मैं 50 बच्चे हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साहब इस संभावना की बात करते हैं कि क्या इनमें से कोई बच्चा है जो 100% सीख जाएगा, कितने बच्चे हैं जो 10% सीख जाएंगे, कितने बच्चे हैं 20% सीख जाएंगे, इन सब बातों की संभावना करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो 10% सीखेगा या 70% या 80% या 100%, तो मैक्सवेल साहब कहते हैं कि ये अनसर्टेन है। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि क्लास में 50 बच्चे अगर हैं तो 10% नॉलेज कितने बच्चों को तकरीबन मिल जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो ना, बहुत ही गूढ़ बात है। ये समझ गए मतलब आज का दिन सफल हो गया, कमाल की बात है ये। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो मेरी बात 20% कितने बच्चे समझेंगे, 80% कितने बच्चे समझेंगे मेरी बात 100% कितने बच्चे समझेंगे मेरी बात, 15% कितने बच्चे समझेंगे। इसको, इस संभावना को, इस पॉसिबिलिटी को, इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साहब बता दिए। लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चा कितना सीखेगा, कहते हैं ये बताना अनिश्चित है। ओके नाउ, तो बच्चों ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया, मैं फिर से इस ग्राफ पे आता हूँ, थोड़ा इसकी सफाई कर लूँ। हाँ, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया इस टाइप से बच्चों देखो, ये संभावना बता रहा है, ये संभावना बता रहा है कि जब जो इसकी इंटेंसिटी है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का नंबर सबसे ज़्यादा होने की संभावना है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं लेम्डा मैक्स, मतलब वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। और मतलब ये इसकी इंटेंसिटी कम है, तो हम कहते हैं जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ते रहते हैं, शुरू में उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ये ग्राफ कहाँ से मिला बच्चों, अब इसको हम लोग खोजना है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो इस बात को बताते हैं कौन कितना करेगा। तो क्या एक फैक्टर रहते हैं वो e⁻⁻ KT, के को बोलते हैं बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
किसी टी टेम्परेचर पर ये ग्राफ निकल के आता है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट बाई एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इसकी चर्चा हम करने वाले हैं आपसे। तो इन लोगों ने बताया पॉसिबिलिटी की कौन सी वेवलेंथ, कुल 20% कितना होंगे, 30% कितना होंगे, ठीक है बच्चों। बाय द वे बाद में दो और वैज्ञानिक आए, एक विंस डिस्प्लेसमेंट, मैं आगे देखता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको, फिर इसी चर्चा करेंगे हम। हाँ, बाद में बच्चों एक विंस साहब थे, विंस साहब, उन्होंने एक इक्वेशन निकाला और इस ग्राफ को समझाने की कोशिश की। यही वो ग्राफ है, देखो ग्राफ है, समझाने की कोशिश की ग्राफ कैसे आया। एक स्टीफन साहब आए, इन सब की चर्चा करते हैं थोड़ी देर बाद। मैं भी आपको सिर्फ इतना बताया कि ये ग्राफ हमको, जब हम किसी बॉडी, अच्छा आ गया क्या, किसी बॉडी को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ में इस तरह का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मिला। इस ग्राफ को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मतलब वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े विद्वान, ठीक है। तो अभी हम ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। तो जब किसी ब्लैक बॉडी क्या होता है बच्चों, आ जाओ यहाँ पे, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, किसी बॉडी, हर बॉडी रेडिएशन एमिट करती हैं, और किसी बॉडी गर्म किया जाए तो उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनको अलग वेवलेंथ प्लॉट किया जाए तो उस तरह का प्लॉट आया। उसकी चर्चा हम करते हैं थोड़ी देर बाद अभी आपसे, ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, मैंने कहा कि जो भी कोई बॉडी होता है उसमें हम कुछ वेवलेंथ डालते हैं तो एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। एमिशन, एमिशन मतलब बाहर निकालना, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करता है। एमिशन दो टाइप से हो रहा है, या तो रिफ्लेक्ट कर दिया या ट्रांसमिट कर दिया, ओके। तो अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं, ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं, बहुत गौर से, जो ब्लैक होता है उसको क्या, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं जो हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता हो और हर तरह की वेवलेंथ को निकाल सकता हो, विच कैन एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स एज वेल एज एमिट ऑल वेवलेंथ्स, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ऐसी कोई भी बॉडी, क्या लिखा मैंने, विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज यूनिफॉर्मली, जो सारी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ को एमिट कर सकता हो या एब्जॉर्ब कर सकता हो, ऐसी बॉडी क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी। उसका ब्लैक होना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, ये आज तक पाया नहीं गया। जो कोई बॉडी होगी, मान लो 80% ब्लैक बॉडी है, कोई 70% जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक 70% हो, 80% हो, तो इस तरह से ब्लैक बॉडी बनाई जाती है। जैसे मेटल है बच्चों, मेटल, अगर मेटल का सरफेस देखें आप तो उस पर कोई आता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो मेटल गुड एब्जॉर्बर नहीं हुआ। अच्छा, अगर पूछा ब्लैक बॉडी क्या है तो बोलो ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है, सोख लेता है, एज वेल एज गुड एमीटर भी है, वो पूरा सोख भी लेता है, पूरा निकाल भी लेता है। तो ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमीटर। अब जब तुम मेटल को देखो बच्चों, मेटल पे कुछ आता है तो रिफ्लेक्ट हो गया, आया मेटल के सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, आया रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, तो कहते हैं वो गुड एब्जॉर्बर नहीं है। तो मेटल में ब्लैक बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम हो गया। बात मेरी समझ गए आप। अब कोई चीज़ रियली ब्लैक होता है तो बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसको ब्लैक बॉडी उस नाम से दिया गया। जो चीज़ें ब्लैक दिखती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बच्चों रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई पूछे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तो जो ब्लैक बॉडी है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की हैं, वो जो रेडिएशंस निकालती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अभी जब हम लोग लोहा गर्म करके, आयरन गर्म करके जो वेवलेंथ को ड्रॉ कर रहे थे वो क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्यों, वो हॉट आयरन से जो वेवलेंथ निकला था उसी को तो हम लोग प्लॉट कर रहे थे। यस नो, बहुत अच्छे। इसका एग्जाम्पल है बच्चों कार्बन ब्लैक, एनसीईआरटी में दिया है, और एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल, कैविटी विद टाइनी होल विच हैज़ नो ओपनिंग। अब समझो मैंने क्या बोला, अब मैंने अभी मेटल की बात की थी, तो मेटल में क्या कोई चीज़ आया, टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, एब्जॉर्ब कर पा रहा है क्या, बहुत कम कर पा रहा है, कर तो रहा है तभी तो गर्म हो रहा है, बहुत कम कर, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो मेटल इज़ नॉट गुड एब्जॉर्बर।
नाउ सोचो अगर मैं ऐसा कोई चीज़ डिजाइन करूं बच्चों, ऐसा कोई चीज़, एक कैविटी बनाऊं, गुफा जो चारों तरफ से पैक हो ऐसे, है ना, और उसमें छोटा सा ओपनिंग दूं, छोटा सा स्मॉल ये ओरिफिस, बहुत छोटा सा होल दूं इसमें से लाइट को ऐसे डाल दो, अंदर कुछ अंडबंड कोई भी सरफेस रखो, अब इसके अंदर देखो लाइट गई, अब ऐसा अंदर डिजाइन किए रहो कि वो लाइट अंदर ही टकरा के रह जाए, बाहर निकल ही ना पाए। तो अल्टीमेटली इस कैविटी ने लाइट को एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया बताओ। देखो ये लाइट इधर से इधर गया, फिर इधर चला गया, फिर ये इधर चला आया, फिर ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला आया, तो क्या ये बाहर निकल पा रहा है? क्यों? ये कैविटी, ये जो होल है ओरिफिस है बहुत छोटा है, और ये कैविटी ऐसा डिजाइन है कि अंदर ही चक्करगन्नी की तरह घूम रहा है वो। बोलो यस नो। ये क्या हो गया? ब्लैक बॉडी, गुड एब्जॉर्बर हो गया। अब ध्यान सुनो, जब ये अंदर चक्कर मार रहा है तो एनर्जी बॉडी क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अगर इसका टेम्परेचर क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, तो इसकी बॉडी से रेडिएशंस एमिट भी हो रही होंगी, ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आपको मैं पैसे दे रहा हूँ लेकिन आपके पास पैसे उतने ही हैं, मतलब जितना दिया उतना आपने खर्च कर दिया, यस, तो बॉडी को बाहर से लाइट मिल रही है जिसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्यों? अंदर स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये कब होगा? जब वो हॉट हो गया, उस पर उतनी रेडिएशंस को निकालना शुरू कर दिया। बात मेरी समझ गए? मज़ा आ रहा है? इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी, राइट। तो अब देखो ये ब्लू दिख रहा है, या इसके अंदर आप मेटल भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर से लाइट बाहर नहीं निकल रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्या? डिज़ाइन इसका ऐसा हुआ है, राइट। सो मुझे उम्मीद है आपको ब्लैक बॉडी समझ में आ गया होगा। ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर होता है। उसमें ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एमिट भी कर सकता है, जैसे कार्बन ब्लैक या ये हो गया। ठीक है बच्चों। नाउ कलर ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी कलर मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ करेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये ध्यान समझो आप। अब कोई बॉडी है वो कई तरह की वेवलेंथ को निकाल रही है, तो कैसी दिखाई पड़ेगी? तो जो वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें, ज़्यादा मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो उस रंग का दिखाई पड़ेगा। मतलब किसी में अगर रेड कलर ज़्यादा है तो रेड दिखाई पड़ेगा, येलो ज़्यादा है तो येलो दिखाई पड़ेगा। ओके, अगर येलो रेड ब्लू सब एक साथ मिल गए, ऑरेंज सब आ गए, तो और अच्छे प्रोपोर्शन में आ गए, वो वाइट दिखने लग जाएगा। बात मेरी समझ आई क्या? तो कोई भी बॉडी किस रंग की दिखाई पड़ती है वो उसमें इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। थोड़ी चर्चा मैं आपको अभी फिर से इंटेंसिटी पे कर देता हूँ बच्चों, जिसका बड़ा यूज है। इंटेंसिटी, जिसको लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। इंटेंसिटी कोई पूछे तो आप सिर्फ यही बोलोगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन केमिस्ट्री में सवाल इस बात से बनते नहीं हैं। क्या है? तो एनर्जी, अब एनर्जी क्या होता है बच्चों? एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर वेव इज इक्वल टू hc/λ। सो अब ये एनर्जी कितनी होगी? तो अगर उसमें n वेवलेंथ होंगे, n वेव्स होंगे, एनर्जी हो जाएगी nhc/λ इंटू एरिया इंटू टी। तो अगर वेवलेंथ फिक्स है या फ्रिक्वेंसी फिक्स है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऑब्वियसली, है ना बच्चों। तो एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेव्स आई, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ओके, तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो उस रंग का दिखाई पड़ेगा, कई सारे होंगे उनका मिक्सचर दिखाई पड़ेगा। नाउ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ये मैंने आपको बताया, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ है। किसी बॉडी को गर्म किया गया, जो से रेडिएशन वेवलेंथ निकल उनको प्लॉट किया गया तो ग्राफ पाया गया। इधर वेवलेंथ है बच्चों। अब बहुत ध्यान समझो, बहुत गौर समझना, मतलब गजब की चीज़ है ये सब। अगर कोई बॉडी बहुत लो टेम्परेचर पे है, बहुत लो टेम्परेचर पे है, और वो हमको ब्लैकिश या रस्टी कलर का दिखाई पड़ रहा है, यू नो वाई? क्या उससे रेडिएशंस नहीं निकल रहे हैं? निकल रहे हैं। उसका ग्राफ कैसा होगा? देखो, उसका ग्राफ ऐसा होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा। तो ग्राफ का नेचर हमेशा ऐसे ही आएगा, वो ध्यान समझना। और उसका ग्राफ देखो मैंने ऐसा बना दिया, देखो वो उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, और विजिबल रेंज कौन सा बच्चों? ये विजिबल रेंज है। देखो
इधर वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब यहाँ रेड हो गया और यहाँ तुम देख रहे हो है ना, ये वायलेट ब्लू, ये बीच में ब्लू आ गया, ऐसे हो गया। ओके, बात समझ आ रही है आपको, यहाँ येलो हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो बहुत ही लो टेम्परेचर बॉडी होती हैं उनसे हैं, बट उस रेंज में निकलती हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ऐसे यहाँ आ जाएंगे। अब उसमें कौन दिखने लगा बच्चों, रेड। टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो अब रेड ज़्यादा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा आ गया। ओके, बात मेरी समझ में आ रही है क्या बच्चों? टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो इधर ब्लू की तरफ आ जाएगा, और बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए, अगर हम टेम्परेचर को बच्चों और बढ़ा देते हैं तो जानते हो क्या होगा, वो सारी वेवलेंथ समेट लेगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे यहाँ सारी वेवलेंथ आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब सारी वेवलेंथ आ जाएंगी तो वाइट दिखने लगेगा, और टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो खिसकते खिसकते इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ जाएगा, हमको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये बात हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, ये बात हम लोग समझा नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयास किया, इन प्रयासों को ज़रा हम लोग समझ लेते हैं, हमको बहुत काम के हैं। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करके बच्चों एक फार्मूला डिराइव किया, लेमडा एम इंटू टी। लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू ये 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला है बच्चों। डू यू नो व्हाट आई मीन बाय एम्पेरिकल फार्मूला? मैं समझाता हूँ आपको, और जब कोई चीज़ पहली बार बताऊँ ना फिर उसको समझ लेना है। एम्पेरिकल का लैटिन अर्थ होता है एक्सपेरिमेंटल। अगर हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो मैं किसी गांव में जाऊं, किसी इलाके में जाऊं, आपके गांव के आसपास, और लोग मुझे मिले, बड़े प्यार से लोग बातें कर रहे हैं, मैं 100 लोगों से मिलूं और सभी लोग बड़े ही सहृदयता के साथ स्वागत करें और अपने गांव की बातें बताएं हमको, तो हो सकता कोई ख़राब भी हो, बट मेरा ऑब्जर्वेशन उसको लेके नहीं हो पाया। तो मान लो यार 100 लोगों से मिला, मैं 90 लोग ऐसे मिले, 10 खराब मिले, तो मेरा क्या होगा, मेरा ऑब्जर्वेशन कि उस इलाके के लोग बड़े ही बहुत ही सभ्य होते हैं, बड़े ही उनकी हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी होती है, राइट। तो ये एम्पेरिकल एक माइंडसेट बन जाता है। वैसे ही विन साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, इन वैल्यूज़ के रिलेशनशिप को बना के देखा, तो उनको ये फार्मूला मिला। और लेमडा एम क्या बच्चों, वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। टी क्या है, टेम्परेचर। बहुत ध्यान समझो, अगर ये ग्राफ टेम्परेचर T1 पर है और ये ग्राफ टेम्परेचर T2 पे है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं ग्राफ इधर की तरफ खिसक रहा है, टेम्परेचर घटाने पर ग्राफ उधर के, इस ग्राफ को कम से कम समझी लो। टेम्परेचर कम होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, बढ़ाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, और बढ़ाओगे तो और ऐसा आएगा, बढ़ाते जाओगे तो ग्राफ इधर हमारे टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T3 है, तो T3 की वैल्यू बड़ी होगी T2 से, की वैल्यू बड़ी होगी T1 से। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ओके, समझ गए आप लोग। तो विन साहब देखो, ये इसका लेमडा मैक्सिमम, ये इसका लेमडा मैक्सिमम, ये इसका लेमडा मैक्सिमम, तो अलग अलग मान लो ये लेमडा 3 है, लेमडा 2 है, लेमडा 1 है, तो विन साहब कहते हैं कि लेमडा 3 इंटू T3 इज इक्वल टू दिस वन 2.898। वैसे ही लेमडा 2 इंटू T2 इज इक्वल टू दिस वन, लेमडा 1 इंटू T1 इज इक्वल टू दिस वन। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू को विन साहब निकाल लिए थे। ओके, नाउ अब बाद में बच्चों एक साइंटिस्ट आए, स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब। स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब, ये दोनों लोगों ने मेहनत करके ये पता कर लिया इन लोगों ने इन्होंने बच्चों ये पता कर लिया कि इसमें कुल कितनी एनर्जी होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होना चाहिए आपको। इधर इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी कितनी होगी, तो उन्होंने कहा दैट विल बी इक्वल T⁴
वो सिग्मा टी की पावर 4 होगा। देखो कहते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, वो है सिग्मा टी की पावर 4, और सिग्मा को बोलते हैं हम लोग स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अभी तक तो देखो क्लासिक, ये सब कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्लासिकल मैकेनिक्स से कर रहे हैं। पता ये है कितने वेव्स निकले उसकी संख्या है, और केटी क्या है कि एक वेव से एवरेज एनर्जी कितनी होगी। तो एवरेज एक की एनर्जी एवरेज और इनटू ऐसे, और ये कैसे निकाला बच्चों, इंटीग्रेट करके निकाला। आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके निकाला। ये बात मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेले जीन साहब ने इंटीग्रेट करके ये पता किया कि ये कितना होगा, क्योंकि ये ग्राफ किस में ड्रॉ किया गया है, इंटेंसिटी में और वेवलेंथ में, यहाँ फ्रिक्वेंसी आ गया, चर्चा करेंगे, तो उसमें ड्रॉ किया था। तो अगर उनके बीच का रिलेशनशिप हम निकाल लें तो ग्राफ निकल जाए। और मैं इतना ज़्यादा डूब के सिखा रहा हूँ आपको कि इतनी अच्छी चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ शायद आपको भी मज़ा आ रहा होगा, बट इसके लिए आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। देखो 2 वेज हैं, या तो मैं ऊपर से पढ़ा के निकल जाऊं तो फिर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता नहीं चलेगा। तो आपके पास एक ऑप्शन तो है ना, ये वीडियो L1 एस्पायर पे अवेलेबल रहेगा, यू कैन रिपीट इट, यू कैन पॉज, लिसन अगेन एंड अगेन, यू कैन गो थ्रू, यस नो। सो अभी ग्राफ साहब ने ये पता लगा लिया कि इसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको वैसे ही रहने दो। तो एनर्जी निकाल लिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके हमको 2 बातें मालूम चल गई, एक मैक्सिमम वेवलेंथ और टोटल एनर्जी कितनी हो गई। ठीक है, ये देखो, तो स्टेफन बोल्ट्जमैन साहब ने इक्वेशन दिया कि टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। दिस इज टोटल एनर्जी, नॉट एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, टोटल एनर्जी निकाल लिया। उसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट थे रेले जीन्स, ये 2 लोग हैं, इन लोगों ने काम किया कि ये कैसे, ये इधर तो इंटेंसिटी है और इधर क्या है वेवलेंथ। आपको पता होगा बच्चों कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई वेवलेंथ। थोड़ा आपस में चैटिंग ना करके इधर ध्यान दो, तभी मेरी मेहनत सफल होगी, है ना। लड्डू पढ़ाएंगे देखो काम बन जाएगा, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा बच्चों। तो उधर फोकस चैटिंग में ना दो, इधर ध्यान दो। जैसे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं कब ध्यान देता हूँ, जब सवाल पूछता हूँ या जब अपना कंटेंट पूरा कर लेता हूँ, है कि नहीं। तो आप भी ध्यान मत दो, आप इधर फोकस करो। वेरी गुड बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। मतलब जहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी, जहाँ वेवलेंथ कम होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर है ना बच्चों। तो अगर इसको हम लोग इस ग्राफ से कंपैरिजन करें, देखो हमारा ग्राफ ऐसा आया था, याद है आपको, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का। ठीक है, अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ वेवलेंथ कम होगा, देखो जब वेवलेंथ मतलब जो वेवलेंथ कम है उसकी इंटेंसिटी भी कम है, जो वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी भी कम है, बीच में इंटेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ कम होगा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी भी इंटेंसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसकी भी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा उल्टा रिलेशनशिप है। जब वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ हो क्या रहा है कि ज़्यादा वेवलेंथ का भी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी समझते हो ना आप, ये इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ज़्यादा वेवलेंथ का भी इंटेंसिटी कम है, कम वेवलेंथ का भी इंटेंसिटी कम है। तो कम वाले का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका भी इंटेंसिटी कम होगा, और ज़्यादा वाले कम होगा उसका भी इंटेंसिटी कम होगा। मतलब यही ग्राफ, सेम ग्राफ फ्रीक्वेंसी के लिए भी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा और कम पे वेवलेंथ के लिए सेम रिलेशनशिप है। तो सेम ग्राफ फ्रीक्वेंसी में भी, यही ग्राफ देखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में आया, सेम ग्राफ आ रहा है। बात मेरी समझ में आई क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। चल भाई, तो अब ये रेले जीन्स साहब ने, जीन्स जो पहने हो तुम, है ना, इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाई इंटू टी टेम्परेचर है। के क्या होता है, गैस कांस्टेंट बाई एवोगैड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट बाई एवोगैड्रो नंबर।
इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब इस रिलेशनशिप को जब ड्रॉ किया, जरा गौर से देखो, ये न्यू स्क्वायर है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि आई न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। एक बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो समझ लो वही इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल मैकेनिक्स से कोशिश की जा रही है कि ये जो ग्राफ मिला ये कैसे आ रहा है, ये समझाने की लोग कोशिश कर रहे हैं यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स। बच्चों जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके घर में आपके पिताजी, कई लोग होते हैं जलने वाले लोग होते हैं गाँव में, शहरों में, हर जगह, तो वो कहते हैं उनकी बेटी बेटा तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, वो गधा है, वो पैदा हुआ तो ढेंचो ढेंचो कर रहा था, वो अच्छा नहीं कर सकता। और मान लो तुम सिंसियर होके तुमने सुन लिया था कि मेरे पापा के विषय में सब ऐसा बोलते हैं, तुम्हें लग गया बुरा, दिल को तुम्हारे छू गया, तुमने रगड़ के पढ़ाई किया और तुम टॉप कर गए या निकाल लिए कंपटीशन। तो अब उनकी थ्योरी में तुम्हारा सिलेक्शन फिट नहीं हो रहा है ना। वैसे ही जो क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी थी वो इसको समझाने को इसे ग्राफ मिला कैसे, तो उन लोगों ने समझाते ये रिलेशनशिप निकाल लिया। अब फिर से तुम वीडियो को पीछे जाके सुनना मैं क्या बोल रहा था। तो उन्होंने निकाला ये ग्राफ जो था ये न्यू स्क्वायर पैराबोलिक ग्राफ है, इसको ड्रॉ किया तो ग्राफ ऐसा चला गया। ये तो मतलब अगर क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज किया जाए तो ग्राफ को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ग्राफ तो ऐसा गया है। मतलब कहते हैं कि शुरुआती रेंज में, फ्रीक्वेंसी की शुरुआत में वो ग्राफ सेम पाया गया और आगे बढ़ने पर वो वेरी कर गया। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम समझा नहीं पाते हैं। चलिए फिर से सुनिए मेरी बात को। चलो बच्चों, ओके रेडी, थोड़ा सांस ले लो। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, तुम लोग बिल्कुल सटीक समझ जाओगे। अपनी पूरी बात को समराइज कर देता हूँ मैं, एकदम समझ जाओगे आप, मज़ा आ जाएगा। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ सभी के लिए। ज़्यादा नहीं पढ़ाना है भाई, ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा जब बच्चा समझा ही नहीं तो। चलिए रेडी। तो बच्चों मैंने आपको ये समझाया अभी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ाने वाला हूँ। ओके, मैंने कहा किसी चीज़ के ऊपर लाइट जब डालते हैं तो या तो रिफ्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिट होती है। ठीक, जो एब्जॉर्ब होती है उसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जो रिफ्लेक्ट होती है उसके वजह से कलर दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हो ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो ट्रांसमिट होती है वो एनर्जी लॉस कर रहा है। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना ट्रांसमिट कर रहा होगा या रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और इसकी वजह से कलर है। बात समझ गए आप लोग। तो वैज्ञानिक 1850 के आसपास जो गर्म, अच्छा एक पॉइंट और बताया था मैंने कि जितनी बॉडी होती है सारी बॉडी रेडिएशंस निकालती हैं। तो वैज्ञानिक उन रेडिएशंस का अध्ययन कर रहे थे। मैक्सवेल साहब ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो अब गर्म करने पर उनके कलर चेंज हो जा रहे थे, उसको हमने देखा था बच्चों कि गर्म करने पर उनका कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो उन्होंने देखा कुछ ऐसी बॉडी हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ बॉडी कम एब्जॉर्ब करती हैं। तो एक बॉडी डिफाइन किया ब्लैक बॉडी, ऐसी बॉडी जिस पे जितनी वेवलेंथ डालो, जितनी फ्रिक्वेंसी डालो सबको एब्जॉर्ब कर जाए, और चूंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है सबको एमिट भी कर दे रहा है। ऐसी बॉडी क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती है। ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होना जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक कार्बन वगैरह के अंदर प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने फिर आपको एक कैविटी से दिखाया था बच्चों, आपको, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि अगर इसके अंदर हम कोई रेडिएशन डालें, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है तो वो इसी के अंदर रह जाता है, बाहर निकल नहीं पाता। बहुत छोटा सा ओपनिंग है यहाँ पर, ये स्फेरिकल ऐसे बना हुआ कैविटी टाइप में। तो ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। अब बच्चों इसमें से जो है अभी गर्म हुआ तो रेडिएशन से एमिट होंगी, है ना। तो जितना, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितना ले रहा है उतना एमिट कर रहा है, इससे परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बन जाता है। और ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि कलर ऑफ द बॉडी कलर जो रेडिएशन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो एमिट कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसके कलर का दिखाई पड़ता है। अगर एक ही होगा तो उसके कलर दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे होंगे तो उन सबका मिलकर दिखाई पड़ेगा। अगर वो विजुअल रेंज के बाहर होगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत कोल्ड बॉडी जो होंगी उनका कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? उनकी बॉडी जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है, जो वेवलेंथ निकल रही है, वो इंफ्रारेड रीजन में है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए जाएं तो वो फिर कलर दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे मैंने आपको आयरन की बात की। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ये जो हमारा ग्राफ मिला था, हम इसकी चर्चा आपसे कर रहे थे। ग्राफ क्यों मिल रहा है, ऐसा कैसे हो गया, इसको लेके
उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स था जो कि महान वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने बनाया था, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स था, उसको लेके लोग प्लान कर रहे थे। तो विन साहब ने इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। आगे फिर चल के स्टेफन और बोल्ट्जमैन साहब ने ये पता लगा लिया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन अभी बात बनी नहीं। अब सोचो लोग कैसे अप्रोच करते हैं, उनको ग्राफ को समझाना है, लेकिन पहले मैक्सिमम निकाले, फिर कुछ लोग एनर्जी निकाले, आगे बढ़ रहे हैं। फिर जो है ये रेले और जिन साहब ने इक्वेशन निकाला बच्चों, इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसमें मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन तो है ही है। और यहाँ मैंने एक बात आपको जोर देकर बताई थी कि इसमें यहाँ उन्होंने इंटीग्रेशन का यूज किया था, इंटीग्रेट किया था निकालने के लिए। ओके, तो बच्चों इन्होंने जो रिलेशनशिप निकाला उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी में जो रिलेशनशिप है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा, वो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, ऐसा। लेकिन एक्चुअली में रिलेशनशिप तो हमको मिला तो ऐसा है। तो कहते हैं छोटे फ्रिक्वेंसी के दायरे पर तो क्लासिकल मैकेनिक्स सही है, लेकिन बड़े होने पर वैल्यू जस्टिफाई नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है, जबकि ये पहले बढ़ा और फिर घटने लग गया। यस, तो क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से फेल हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझाने में। ठीक है, और मैंने आपको इस बीच में एक और अच्छी बात समझाई थी, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। वो मैंने आपको ये समझाया था कि जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी के लिए, वही ग्राफ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के लिए भी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई वेवलेंथ होता है। ओके, तो जब वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, जब वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है देखो तब भी इंटेंसिटी कम है, जब वेवलेंथ की वैल्यू कम है तब भी इंटेंसिटी कम है। तो ज़्यादा पर मतलब फ्रीक्वेंसी कम की इंटेंसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की इंटेंसिटी कम होगी, तो सिमिलर नेचर मिल जाता है। वो ग्राफ देखो ऐसा आया। ठीक, बात समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और बातें कर लेता हूँ आपसे थोड़ी बहुत। आज से क्लास हमने पूरी तरह डिवोट कर दिया बहुत मज़ेदार चीज़ समझने में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैं आपको बताऊँ मज़ेदार चीज़, मुझे खुद में बहुत लंबे टाइम तक पता नहीं चल पा रहा था हो क्या रहा है। जब मैं बाद में बीटेक वोटेक में पढ़ा और खूब इसको समझा तो समझ पड़ा इतना आसान चीज़ है क्या, इसको ऐसे क्यों नहीं बताते भाई बच्चों को। अब आप किसी से बताओगे ब्लैक बॉडी ना तो दंग रह जाए, करिए इसको इतना कैसे पता है। लेकिन इसके लिए आपको फिर से मेरी बात को ध्यान समझना पड़ेगा, कम समझ में आए फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। तो बाद में एक साइंटिस्ट है बच्चों, मैक्स प्लैंक साहब, ये जर्मनी के थे और कहते हैं इनको फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का इनको फादर मानते हैं, ओरिजिनेटर मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत इन्होंने किया था मैक्स प्लैंक साहब ने। मैक्स प्लैंक साहब भी जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि वो ग्राफ वैसा क्यों मिल रहा है, नहीं समझ पा रहे थे। मैं इनकी पहले कुछ विशेषता बता दूं आपको। इनको 1918 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तुम जानते हो मैंने कहा था यहाँ कई लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा इस क्वांटम थ्योरी को देने के लिए। और इन्होंने जो है कुछ नई सोच बनाई। उन्होंने कहा कि यार लोग कई सालों से लगे हुए हैं उस ग्राफ को समझाने में, बड़ा माथापच्ची किया, सब कुछ यूज कर लिया, फिर भी ग्राफ नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। तो बड़ा ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये क्या है, कुछ तो अलग बात है। जैसे मैं सोचता हूँ कि बच्चा कमज़ोर है, वो टॉप कर गया। मैं सोचता हूँ ये बच्चा उतना अच्छा नहीं करेगा, बहुत अच्छा कर गया। मतलब हमारी सोच में या गांव वालों की सोच में, शहर वालों की सोच में, पड़ोसियों की सोच में ख़ास तौर से कुछ तो गड़बड़ है, लोग ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो मैक्स प्लैंक साहब ने नई बातें सोची। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल है, वो वेव नहीं है। मैक्सवेल साहब क्या बोले थे, वेव है। ये क्या बोले, नहीं, वेव मानो गड़बड़ा जाएगा। तो पार्टिकल मानने से हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, बताऊंगा आपको धीरे धीरे, हो सकता है अगली क्लास में बताऊंगा, आज टाइम कम है, आज समय कम है हमारे पास। तो मैक्सवेल साहब ने बच्चों उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव बोला था। जब वेव बोलते हैं तो कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस तो उनको इंटीग्रेट कर पाते हैं। इनका कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है। कैसे बताऊंगा, सब डिटेल में बताऊंगा। तो मैक्स प्लैंक साहब ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो वो कुछ भी नहीं कर देंगे, उनमें से कुछ भी एनर्जी नहीं निकल जाएगा। वो उनमें एनर्जी पैकेट की तरह होता है। जैसे वो बाढ़ के टाइम में पैकेट में खाना दिया जाता है ना, एक पैकेट फेंकते हैं, पैकेट
लोगों को, या जैसे भी देते हैं हेलीकॉप्टर से जैसे भी। तो एक पैकेट में 4 पराठा और भुजिया और अचार है मान लो, तो बाढ़ के टाइम में लोग बांटते हैं कई बार, और बहुत ज़रूरी भी होता है उन लोगों के लिए। तो अब किसी को मतलब फिक्स है ये, तो किसी को 6 पराठा नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा। 2 पैकेट लिया तो 8 हो गया, 3 पैकेट लिया तो 12 हो गया। यस नो? तो पैकेट में एनर्जी है। तो इसके पहले क्या बोलते थे? पैकेट में नहीं, तो क्या कॉन्टिन्यूस वेव है, फ्लो ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूस। ये क्या बोल रहे हैं कि वो एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है, वो एनर्जी डिस्क्रीट है, वो एनर्जी पार्टिकल फॉर्म में है, पार्टिकल की तरह है ना। तो कहते हैं एक पी एनर्जी कितनी होगी कि वो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। और आपको याद होगा जब मैंने फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, और फिर कहा कि देयरफॉर ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। और एच को क्या बोलते हैं बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक साहब के नाम पर इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एच की 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। -34 बोलते समय सोचना जरूर, बहुत कम वैल्यू है, पता नहीं कैसे वहाँ तक पहुँचे वो भाई देवे। तो प्लैंक साहब कहते हैं कि जो आप लोग सोच रहे हो कि लगातार एनर्जी है, लगातार नहीं है, एनर्जी पैकेट के रूप में है, और उस एनर्जी का छोटा पैकेट होगा एच न्यू, और कुल एनर्जी कितनी होगी डिपेंड करता है आपने कितना पैकेट लिया, एन एच न्यू। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटम हो जाना, पार्टिकल में बन जाना। और लाइट के एक पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोन। ये पूरी थ्योरी आज आपको आसान लग रही होगी, हम लोग ऐसी बातें करते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के बहुत पहले 1900 में मैक्स प्लैंक साहब ये सब दे दिए थे। और बताऊं, ये थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है। मैक्स प्लैंक साहब को कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं मिला था, ऐसा वो सोच रहे थे कि ओ इसको ऐसा होना चाहिए। और जब वो बोल रहे थे ना तो डर भी रहे थे कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़े कंफ्यूज थे वो, ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बाद में उनका साथ दिए आइंस्टीन साहब कि नहीं आप सही कर रहे हो, कई लोग उनके सपोर्ट में आ गए, और उनकी इस थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव भी हो गया। और इस महान काम के लिए जिस पे वो कंफ्यूज कर रहे थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और वो फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं। तो बच्चों चलिए कहते हैं वो कि एनर्जी, कहते हैं कि पहला क्या था? एनर्जी पैकेट के फॉर्म में निकलता है ना, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू हो जाएगी, एनर्जी ऑफ 1 पैकेट, एच की वैल्यू बता दिया मैंने आपको, n पैकेट की एनर्जी उतनी होगी। और इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ये वर्ड बहुत शानदार है बच्चों, इस वर्ड यहाँ ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ यहाँ शुरू भर हो रहा है, ख़त्म करना तो हमारे बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। क्वांटाइजेशन मतलब चीज़ें पैकेट के फॉर्म में है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, 1 2 3। कहते हैं ना दुनिया में किसी चीज़ को तुम तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो कहीं जाके वो क्वांटाइज हो जाएगा, मतलब वो उससे छोटा नहीं होगा। दुनिया की सारी चीज़ें उसी से मिलकर बनी होती हैं, ऐसा हो जाएगा बाय द वे। तो कहते हैं कि जो पैकेट की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो ये पैकेट के ही मतलब एनर्जी या तो 1 पैकेट होगा या 2 पैकेट होगा या 3 पैकेट होगा या सो एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो न्यू क्या होता है? एन एच न्यू मतलब इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। तो अगर हमको फ्रिक्वेंसी दिया होगा तो हम एनर्जी निकाल लेंगे, वेवलेंथ दिया होगा तो एनर्जी निकाल लेंगे। यह एनर्जी 1 पैकेट की, ये n पैकेट की एनर्जी हो गई। ये थ्योरी किसकी है बच्चों? मैक्स प्लैंक साहब की थ्योरी है। अब उन्होंने सम करके, समेसन करके, इंटीग्रेट करके नहीं, बच्चों ध्यान रखो, हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट तभी करते हैं जब वो कॉन्टिन्यूस होता है। जब हम वी कैन इंटीग्रेट ओनली इफ वो चीज़ कैसी होगी बच्चों? कॉन्टिन्यूस होगी, है ना। और अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, हमको जोड़ना है तो हम उसको समेसन करेंगे, सम कर सकते हैं। ओके, वी विल जस्ट सम इट। तो इन्होंने सम करके इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशनशिप निकाला बच्चों। वाव,
ये अब कहाँ से आया है, क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। और जब ये दे रहा है क्या है रिलेशनशिप, आई न्यू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी एक बार लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा कनेक्शन बढ़ जाए। आई न्यू इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। देखो ये ना एच न्यू बाई के टी लिखे हैं ना बच्चों, ये जो आया है ना, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के प्रोबेबिलिटी सिद्धांत से आया है। मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का प्रोबेबिलिटी सिद्धांत लेकर चल रहे हैं, है ना। लेकिन अब देखो ये एच न्यू लिख रहे हैं ना, मतलब मान लें कि पहले क्या था, एनर्जी के टी था, याद है तुमको। फिर से मेरा वीडियो बैक कर देखना, जब मैंने विंस डिस्प्लेसमेंट के आगे बताया आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एनर्जी एच न्यू बोल रहे हैं, ये कह रहे पैकेट के रूप में एनर्जी है। अब इसको लेके जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो अब मामला सही आ गया, अब काम बन गया बच्चों। देखो शुरू में 0 है तो 0 होगा, और फिर ये जो है बढ़ने लगेगा। लेकिन जब बढ़ता जाएगा तो नीचे वाला जो है ना बच्चों, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ये पूरा 1 बाई ये कर लो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले इसके प्रभाव में था, लेकिन जब बढ़ने लगा तो ये डोमिनेट करने लग गया और फिर ये घटने लग जाएगा। तो एग्जैक्टली ये ग्राफ मैच कर गया। तो ये मैक्सवेल साहब ने, तो तुम्हें ये समझ लेना है, पता है मैं पढ़ता था किताबों में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाया, क्वांटम मैकेनिक्स समझा दिया, तो मैं पल्ले नहीं पड़ता था कि क्या है, क्या था, कौन समझाया, कहाँ से। अभी आप लोगों को कम से कम ये मालूम चल गया होगा कि गर्म बॉडी से जो डिफरेंट रेडिएशंस निकलने ब्लैक बॉडी से उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लो, दोनों का नेचर एक ही आएगा। और हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम लोग जब क्लासिकल मैकेनिक्स से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ जो है, वो ग्राफ इस तरह का आता है, वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। और जब क्वांटम मैकेनिक्स से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ हमारा ऐसा आता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कौन दिया, मैक्स प्लैंक साहब ने। तो मैक्स प्लैंक साहब से प्रूफ हुआ और क्लासिकल मैकेनिक्स से प्रूफ नहीं हुआ। इतना जान गए मतलब आज का पीरियड पूरा सफल हो गया। लेकिन इतना जानने में ये जो पूरा भूमिका बना है उसका वो बड़ा योगदान है। एक बार मैं फिर स्लाइड पीछे कर लेता हूँ मैं समझाने के लिए। ये देखो, ये ग्राफ देखो, यहाँ थे। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स गया, क्वांटम देखो पूरा समझा दिया। और ये प्लैंक साहब ने ये इक्वेशन दिया था, याद है ना आपको, अभी जो मैंने लिखा था, ठीक है। और उस इक्वेशन से वो प्रूफ हो गया। ठीक, समझ गए आप लोग। यस, न्यूटन साहब कोई दोस्त बोले हैं कोपा शेल के विषय में, वो लाइट पार्टिकल को पार्टिकल मानते थे बेटा, लाइट को पार्टिकल। बट वो बस मैकेनिक्स मतलब काम करने के तरीके में उसको लेके नहीं आए थे। वो बोले थे कि लाइट में पार्टिकल बिहेवियर है, ये बात बिल्कुल सही है। बट उन्होंने जो मैकेनिक्स डेवलप की थी वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, तो ये यहाँ प्रूफ नहीं हो पा रहा था। हाँ, न्यूटन साहब ने लाइट को कोपा सेल्स बोला, पार्टिकल बोला, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात उन्होंने नहीं किया था। चलिए अब बच्चों, आज मुझे तो और भी पढ़ाना है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकने की सोच रहा हूँ। मैं एक क्विज़ करा देता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और कम से कम इतने सारे वैज्ञानिकों की बातें सुन के और अपने टीचर की बातें सुन के, मेरी बातें सुन के, तुम लोग हड़बड़ी मत पढ़ो। तुम्हारे पास थ्योरी के लिए जो सबसे अच्छी किताब है वो है एनसीईआरटी, और उसको भी जल्दी ख़त्म करने के लिए मत पढ़ना, समझने के लिए पढ़ना। ख़त्म करोगे तो मेरे पास बताऊँ ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, कैसे मैंने इस किताब को 100 बार पढ़ लिया है, और सवाल पूछता हूँ वहीं बेहोश हो जाता है वो। और कोई बच्चा मिलेगा कि 4 बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, पूरा सवाल बना लेगा। तो बेटर है कि आप उसको जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, और घर जाके को फिर से इसको देखो, और फिर से रुक के इसको सॉल्व करके देखना। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।